क्या आप मुझे बता सकते हो कि बटरस्कॉच सॉस और कैरमल सॉस में क्या फ़र्क है, या बटरस्कॉच केक और कैरमल केक में क्या फ़र्क है? देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं बटरस्कॉच केक के, जहाँ पे लोग फिलिंग में ना कैरमल सॉस डालते हैं और एक प्रालीन यूज़ करते हैं क्रंच के लिए। तो क्या दोनों केक्स में सिर्फ प्रालीन का ही फ़र्क है कि बटरस्कॉच केक में हम प्रालीन यूज़ करते हैं और कैरमल केक में प्रालीन यूज़ नहीं करते हैं? तो ये बात नहीं है। बटरस्कॉच सॉस और कैरमल सॉस दोनों बिल्कुल अलग टाइप के सॉसेस हैं। कैरमल सॉस हम बनाते हैं पहले चीनी को कैरमलाइज करके, फिर उसमें डालते हैं बटर, फिर फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा वनीला एसेंस, एंड ऐसे बनता है कैरमल सॉस। बटरस्कॉच सॉस सेम इंग्रेडिएंट से बनता है, लेकिन हम नॉर्मल वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, एंड उसमें पहले हम बटर एंड चीनी को मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसमें क्रीम मिक्स करते हैं और ऐसे बनता है बटरस्कॉच सॉस। तो आज भी मुझे बनाना था बटरस्कॉच केक, और ये केक मैं शायद 1 साल के बाद बना रही थी, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास बटरस्कॉच केक का ऑर्डर आता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे आजकल कहीं ना कहीं लगता है कि लोग ना बटरस्कॉच केक के बारे में भूलते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में ना वो बेकरीज़ में मिला करती थी। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था वो छोटे बेकरीज़ के बटरस्कॉच केक, पाइनएप्पल केक्स, ये सब खाना। लेकिन अभी इतने सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, एंड बटरस्कॉच केक कभी कभार लोगों को थोड़ा मीठा भी लगता है। ऑफ कोर्स अगर आप कैरमल सॉस के साथ बना रहे हो तो वो कैरमल केक हो गया। लेकिन खैर, मुझे मेरे क्लाइंट ने जब कहा कि उन्हें बटरस्कॉच केक चाहिए 1.5 केजी का, तो मैं भी थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो गई कि उन्होंने खुद से ही फ्लेवर बताया। मतलब मैंने भी उन्हें फ्लेवर लिस्ट नहीं दिया था, मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि कौन सा फ्लेवर चाहिए, एंड उन्होंने कहा बटरस्कॉच। सो ऐसे ठीक है, मैं मतलब जिनको जो फ्लेवर पसंद है मैं वही बना दूंगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे पास बटरस्कॉच क्रश नहीं था। मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट कब ख़रीदा था बटरस्कॉच क्रश। तो खैर, वो तो मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया था अपने नज़दीक के बेकरी शॉप से, और वो आ भी गया था। लेकिन हाँ, एक और प्रॉब्लम ये था कि किसी के पास भी छोटा बॉटल अवेलेबल नहीं था क्रश का। सबके पास वो बड़ा 1 लीटर वाला ही बॉटल अवेलेबल था। एंड ये केक का ऑर्डर मुझे 2 दिन पहले ही आया था, तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, अमेज़ॉन से मंगवा लूँ, क्योंकि डिलीवरी केक डेट के बाद ही होने वाली थी। तो खैर, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं होममेड बटरस्कॉच सॉस यूज़ करूँ या फिर क्रश यूज़ करूँ। लेकिन यही सोचते सोचते मैंने फिर फाइनल किया कि मैं क्रश ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को ना बटरस्कॉच सॉस का जो असली टेस्ट होता है उसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि या तो उन्होंने बेकरी में खाया होगा जहाँ पे इस तरह से क्रश यूज़ होता है, या फिर किसी होम बेकर से लिया होगा जहाँ पे वो कैरमल सॉस यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे क्रश का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1.5 केजी का टॉल केक बनाना था, और इस स्पॉन्ज को मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया था, ठीक है। और उसे मैंने 6 लेयर्स में कट कर लिया था। ये एग वाला स्पॉन्ज है, उसमें हाइट काफ़ी अच्छी आ जाती है, तो इसीलिए मैं 6 लेयर्स एक ही स्पॉन्ज में से कट कर पाई हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ मैंने किया। मैंने पहले स्पॉन्ज लिया, उसको सोक करने के लिए बटरस्कॉच क्रश में थोड़ा सा पानी मिक्स किया, उसी से मैंने सोकिंग किया, फिर क्रीम लगाई, फिर जो बटरस्कॉच नट्स आते हैं वो क्रश करके डाले, और मैं बटरस्कॉच क्रश ही यूज़ करना भूल गई। तो यहाँ पे मैं बड़े आराम से मैंने दूसरा लेयर लगा दिया, उसको भी मैं सोक कर रही हूँ। और फिर थैंकफुली मुझे अचानक से ध्यान आया कि नीचे के लेयर में मैंने क्रश तो यूज़ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्रीम तक लगा दिया मैंने, और फिर जब मुझे ध्यान आया तो मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने हाथों से दोनों लेयर्स को दबा भी दिया था। मुझे लगा कि दोनों लेयर्स तो अब आपस में चिपक भी गए होंगे। फिर मैंने बहुत धीरे से वो नीचे वाले जो नीचे वाला लेयर, क्या जो दूसरा लेयर मैंने लगाया था स्पॉन्ज का, उसको मैंने धीरे से लिफ्ट किया, एंड थैंकफुली वो निकल भी आया। बिकॉज़ फ्रेश लगाया था ना मैंने स्पॉन्ज का लेयर, तो वो उस टाइम तक स्टिक नहीं हुआ था। तो केयरफुली मैंने उसको हटाया, फिर मैंने उसमें बटरस्कॉच क्रश डाला, फिर वापस से मैंने धीरे से उस दूसरे लेयर को प्लेस किया, और दूसरे लेयर में भी देखिए इस पे भी मैं ऑलरेडी बटरस्कॉच के चिप्स लगा चुकी थी। तो खैर, थैंकफुली मुझे टाइम पे याद आ गया, ये नहीं कि पूरा केक बनने के बाद ध्यान आया कि इसमें बटरस्कॉच क्रश मैंने डाला ही नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने सारे लेयर्स को 1 बाय 1 बिल्ड कर लिया। एंड बटरस्कॉच क्रश ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है लेयर्स में, क्योंकि ऐसे ही वो बहुत
मीठा रहता है। थोड़ा थोड़ा बटरस्कॉच क्रश मैंने ऐड किया है, उसके साथ मैंने बटरस्कॉच चिप्स ऐड किया है। यहाँ पे आप चाहो तो आप घर में प्रालीन बना के भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे बटरस्कॉच के चिप्स बचे हुए थे। मतलब लाइक आई सेड, बटरस्कॉच केक का ऑर्डर आया ही नहीं था बीच में, तो यूज़ ही नहीं हुआ है फिर। तो बस इस तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड किया और देखिए यहाँ पे केक की कितनी अच्छी खासी हाइट आ गई है। मुझे एक टाइम लग रहा था शायद कुछ ज़्यादा ही टॉल हो गया है डिज़ाइन के हिसाब से, बट इवेंचुअली एवरीथिंग वाज फाइन। तो इसको मैंने क्रम कोट किया और फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। इस केक में मैंने एक सेंटर डावल भी इंसर्ट किया था, हालांकि ये मेरे बगल वाले बिल्डिंग में ही जाना था, लेकिन फिर भी मुझे लगा टॉल केक है तो इसे मैं सिक्योर कर देती हूँ, तो एक सेंटर डावल इसके लिए काफ़ी था। फिर इसकी जो फाइनल फ्रॉस्टिंग है उसके लिए मैंने ऑफ वाइट कलर की क्रीम बनाई। जैसा कि मैं हमेशा थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करती हूँ विप्ड क्रीम में, उसी से बहुत अच्छा सा एक ऑफ वाइट कलर आ जाता है, तो उसी से मुझे पूरे केक को कवर करना था। तो ये जो केक था ना बेसिकली ट्रैवल थीम में बनना था, और ये मेरे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, तो यूजुअली तो जो वाइफ है वो ऑर्डर करती है केक्स, लेकिन इस बार उनके हस्बैंड ने मैसेज किया था ये कह के कि मेरे वाइफ का बर्थडे है, और उन्होंने ही मेरे साथ एक डिज़ाइन रेफरेंस शेयर किया और पूछा कि क्या इस तरह का केक बन जाएगा। तो मैंने कहा कि हाँ बन जाएगा। फिर मैंने उन्हें बताया कि उस डिज़ाइन में मतलब क्या एडिबल रहेगा क्या नॉन एडिबल रहेगा, वो सब उनके साथ कंफर्म कर लिया। फिर फ्लेवर तो उन्होंने बटरस्कॉच सेलेक्ट किया, और फिर मैंने उनके साथ प्राइस शेयर किया, वो भी उन्होंने ओके कर दिया। तो बस यहाँ पे फिर कुछ एडिबल कुछ नॉन एडिबल एलिमेंट्स मुझे लगाने थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक को प्रॉपरली क्रीम से कवर करने के बाद पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से बिल्कुल अच्छे से इसको फिनिशिंग दे दिया था। तो इस तरह के केक्स में ना आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। आप यहाँ पे देखोगे मैं 2-3 टाइप के स्क्रैपर्स यूज़ कर रही थी, बिकॉज़ इन ऐसे केक्स में क्या होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होता है बाहर की तरफ, आप गलतियों को ना छुपा नहीं सकते हो, तो इसीलिए केक को अच्छे से फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार होता है कि मान लो हमें 4 बॉल्स लगाने हैं, बहुत सारे प्रिंट्स वगैरह लगाने हैं, तो कहीं पे अगर क्रीम थोड़ा सा ठीक से लगा भी नहीं है या फिर कुछ निशान है क्रीम के ऊपर तो वो छुप जाते हैं। लेकिन ये केक ना मतलब जो डिज़ाइन है बहुत ही मिनिमलिस्टिक था, तो मैं बहुत ध्यान से इस बात पे ध्यान दे रही थी कि मेरा जो केक का फिनिशिंग है वो बिल्कुल प्रॉपरली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में केक की हमारी फिनिशिंग हो गई है। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, और जस्ट डिलीवरी के आधे घंटे पहले मैंने इसको फ्रिज से निकाला, और अब मुझे इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशंस लगाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्ल्ड मैप लगा रही हूँ, और ये जो इमेजेस है ना मैं मोस्टली इन्हें पिंटरेस्ट से निकालती हूँ ना। कभी कभार हमें एग्जैक्ट इमेजेस मिल जाते हैं, और कभी कभार अगर एग्जैक्ट इमेजेस नहीं मिलते हैं तो जो भी इमेज मुझे मिलता है वो मैं क्लाइंट के साथ शेयर करके बता देती हूँ कि इस तरह का मुझे इमेज मिला है, ताकि बाद में वो ये ना कहे कि अरे ये इमेज तो उस इमेज से अलग है जो मैंने शेयर किया था। बट यहाँ पे थैंकफुली जैसा क्लाइंट ने रेफरेंस भेजा था वो एग्जैक्ट इमेज मुझे मिल गया था। मतलब मैं खुद भी हैरान हो गई थी। तो कभी कभार होता है कि जो वर्ड आप टाइप कर रहे हो ना उस इमेज को सर्च करने के लिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि सर्च ऑप्शंस में क्या क्या आता है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने वाटर कलर वर्ल्ड मैप ऐसे करके कुछ सर्च किया था, और मुझे एग्जैक्ट इमेज मिल गया जो कि क्लाइंट के रेफरेंस फ़ोटो में था। तो इसको मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट आउट निकलवाया था, और पीछे मैंने फॉन्डेंट लगा लिया था, बिकॉज़ चॉकलेट लगाने से क्या होता है ना वो मुड़ता नहीं है केक के ऊपर, मतलब चॉकलेट हार्ड हो जाता है ना, तो आपका जो प्रिंट आउट है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो मुझे वैसा लुक नहीं चाहिए था। तो इसीलिए मैंने उसको फॉन्डेंट के ऊपर चिपका दिया ताकि थोड़ा सा 3D लुक भी मुझे मिले। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे एक ये सूटकेस लगाना था जो कि मैंने फॉन्डेंट से ही बनाया था, और सूटकेस को लगाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा टूथपिक पीछे लगा लिया था। हालांकि मुझे पता था कि फॉन्डेंट क्रीम से चिपक तो जाएगा, लेकिन जस्ट टू मेक इट एक्स्ट्रा सिक्योर मैंने उसको टूथपिक के मदद से लगा दिया था। फिर जो पासपोर्ट, जो एरोप्लेन और जो डॉलर बिल आप देख रहे हो वो सब भी मैंने शुगर शीट के ऊपर ही प्रिंट आउट निकलवाया था, एंड सबके पीछे मैंने फॉन्डेंट लगा लिया था, वो हल्का सा एक 3D लुक देने के लिए। उसके बाद एक ये कंट्रीज़ का डायरेक्शन मैप मुझे बनाना था, और ये कंट्रीज़ का नाम मैंने क्लाइंट को पूछ लिया था कि कौन से कंट्रीज़ आपको चाहिए।
तो उन्होंने जो जो कंट्रीज़ बताए थे मैंने वही बना दिया। और ये मैंने खुद से ही बनाया, मतलब ये पेपर से बनाया, बेसिकली नॉन एडिबल है। तो आपके पास घर में चार्ट पेपर या कोई भी मोटा पेपर अब अगर आप हो आपके पास हो तो आप उससे ये बहुत ईजिली बना सकते हो। अब जैसा कि हमेशा मुझे लगता है कि केक मुझे खाली खाली सा लग रहा था कुछ मिसिंग सा है। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, एलिमेंट्स तो और मैं ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि केक में और कुछ था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा मैं गोल्डन टच दे दूं। तो हल्का सा गोल्डन लस्टर डस्ट मैंने इवेपोरिक्स में मिक्स किया, उससे मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया केक के ऊपर, और फिर जो हमारा केक का टॉप है उस पर मैंने इस तरह से एक गोल्डन बॉर्डर बना दिया। अब जाके केक मुझे अच्छा लग रहा था और बस मुझे इसके बाद सिर्फ बेस बोर्ड पे हैप्पी बर्थडे का मैसेज ही लिखना था, जो मैंने बाद में लिख दिया था। तो ये हमारा केक यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। आप लोग बताइएगा कि आज का केक कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स स्टोरीज़ तो हर बार कुछ ना कुछ अलग होता ही है, जितने क्लाइंट्स उतने सारे स्टोरीज़ उतने सारे केक्स। तो आई होप आप लोग भी इस तरह से स्टोरीज़ क्रिएट करो, अच्छे अच्छे केक्स बनाओ और मेरे वीडियोस को इसी तरह से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।